डायरेक्टर आर्य ग्रुप मैडम पूजा अग्रवाल, आज के प्रोग्राम के सदर जनाब अरविंद अग्रवाल साहब, आपके इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी जनाब रंजन सिंह साहब और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया के इंचार्ज जनाब दीपक ऋषि, ख़वातीन व हज़रात, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, मैं आपके बीच में ऐसे समय में खड़ा हूं कि पिछले 4 दिन से लगातार मैं सफर में हूं और इन 4 दिनों में मुझे एक जगह अभी बॉम्बे में एक ग्रुप है इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, उनके करीब उन्होंने वो प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली अपने स्टाफ के लिए रखा था और उसके बाद में आज मैं आपके सामने हूं जो एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए है। सिकंदर भाई ने बहुत सारी बातें कही हैं, आप ये समझ गए होंगे कि सिकंदर साहब हमारे साथ क्यों हैं। मेरे साथ से सिकंदर रिजवी जैसे लोग भारत में बहुत कम पैदा हुए। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जो लोग हमारे दामन पे ये दाग लगाने की कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, हम मुसलमान, हम जिहाद के बाद बोलते हैं, हम आतंकवाद के बाद बोलते हैं। सिकंदर साहब यही बैठे हुए हैं, ये भी 24 कैरेट के मुसलमान हैं और इनके मुसलमान होने में और मेरे शुद्ध रूप से सनातनी होने में सिर्फ एक ही बात कॉमन है। सिकंदर साहब के लिए भी राष्ट्र पहले है और मेरे लिए भी राष्ट्र पहले है। ये बात अलग है कि कुछ लोग इस देश में 70 साल से अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बार बार ये कहते हैं कि हम मुसलमान पहले हैं, बाद में भारतीय हैं। ये कुछ लोगों का शौक हो सकता है, वो ये कह सकते हैं, लेकिन जिस तरफ मैं आपको इसलिए ले जाना चाहता हूं कि आप जिंदगी के उस सफर से आपने शुरू किया है जहां आपके जहन पे, आपके मन मस्तिष्क के ऊपर बहुत कुछ वो कालिक नहीं पुती हुई जो हमने या सिकंदर रिजवी साहब या आपके कॉलेज के तमाम डायरेक्टर्स ने देखी है। वो झूठ और वो फ्रॉड हमको नहीं पिछले 70 साल में रटाया गया जो आप जिससे बचे हुए हैं, हम तमाम सारे लोग उसके मारे हुए हैं, उसके शिकार हैं। ये देश 70 साल में दोबारा से उसी मोड़ पे खड़ा हो गया है जहां 1947 में खड़ा हुआ था। इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का इंटेलेक्चुअल्स, इस देश के प्रोफेसर, इस देश का मीडिया, इस देश के राजनीतिक लोग, सब ने मिलकर के अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चलते सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए आपने संविधान के साथ फ्रॉड किया। आपने इस देश में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए उनके साथ फ्रॉड किया और फ्रॉड भी किया और उनको छुपाने की लगातार कोशिश की और ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से सच इस देश के आने वाली नस्लों को न पता चले। लिहाजा आप भ्रम में बने रहें कि इस देश में कुछ बातें मैं इसलिए कहूंगा कि जो आप दिन रात सुनते रहते हैं उनके बारे में आप अपने माता पिता से सवाल पूछें, अपने उस्तादों से सवाल पूछें, सड़क पे जो आपको बड़ा राजनीतिक दल का आदमी मिल जाए उससे जरूर पूछे ये बात और उससे कहें कि हमें सच बात बताइए कि ये जो रट लगाई जा रही है पिछले 70 सालों से, ये कहां है, कब लिखी, किसने लिखी, इसकी डेट क्या है, ये कहां से आई। मुझे मालूम है कि अगर इस देश का युवा और आप जैसे तमाम ब्राइट स्टूडेंट जिस वक्त इस देश के अंदर निकलेंगे, ये लोग जिन्होंने फ्रॉड फैलाया है या तो ये भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। भारत के संविधान में आपको पढ़ाया जाता होगा, इस इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाया जाता होगा, भारत का संविधान किसने लिखा है, भारत के संविधान में ये लिखा है, भारत के संविधान में वो लिखा है। ये बताने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये बताने वाले इस देश में बहुत कम है कि भारत के संविधान में लिखने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का आईन
लागू हो गया था, उसके बाद इसमें किसने षड्यंत्र करके फ्रॉड किए, और वो फ्रॉड इस देश की जुडिशरी, इस देश की न्याय व्यवस्था, जो सुबह से लेकर शाम तक संविधान को इधर से उधर से, संविधान में ये लिखा है, ये धारा है, इतना पढ़ती है, उसके बावजूद भी वो न्यायपालिका भी उस फ्रॉड का हिस्सा बनी रही। आज लोगों को डराया जाता है हमारे देश में। ऐसा लगता है कि जैसे लोकतंत्र के अंदर 4 स्तंभ के बारे में अक्सर बताया जाता है। उसमें संसद भी है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, उसमें न्यायपालिका भी है, और एक तथाकथित चौथा स्तंभ बन गया है जिसको मीडिया कहते हैं। लेकिन एक बात एक आम सिटीजन की हैसियत में आप सबको पूछनी चाहिए। जो 3 बड़े अंग हैं, अगर एक राजनीतिक पार्टी का या इंडिविजुअल जो चुनाव लड़ने जाता है, उसके अंदर कमियां हो सकती हैं, वो बुरा आदमी हो सकता है, वो करप्ट हो सकता है, ये तमाम सारी बातों के बावजूद भी वो कम से कम 10 लाख लोगों के पास, जो आपकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद की कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो कवर करता है, उसमें 10 लाख लोग आते हैं। उस 10 लाख लोगों के पास वो हर 5 साल के बाद वोट मांगने जाता है, और उस अदालत में उसको अलग अलग तरीके से खींचा जाता है। हर आदमी उसका गरेबान पकड़ लेता है, हर आदमी उससे सवाल करता है, वो कहीं झूठ बोला होता है तो लोग उसको पकड़ते हैं, उसने वादे गलत किए होते हैं तो भी उसको लोग पकड़ते हैं। उसको 5 साल के बाद उस 10 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के अपने बारे में दोबारा से मैंडेट लेना होता है। आप में से हजारों लोग जो IAS PCS बनते हैं, वो एक पूरी परीक्षा पास करते हैं, उस परीक्षा के बाद उनका टेस्ट होता है, उसके बाद वो किसी पद पर बैठते हैं, वो भी अपने वहां तक पहुंचने का जो इम्तिहान देते हैं और उनसे सवाल पूछने का हर एक को अधिकार है। संसद को भी अधिकार है, लोगों को भी अधिकार है, जो व्यवस्था है उसको भी अधिकार है। लेकिन इसी लोकतंत्र का एक जो स्तंभ है उसको कहते हैं जुडिशरी। हम जिस जुडिशरी को देख रहे हैं, हमको नहीं बताया गया कि भारत के अंदर जो सारा निजाम है, जो सारा सिस्टम है आपका, वो वेस्टमिनिस्टर से आया है। यानी जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, उन्हीं का ज्यादातर सिस्टम हमारे पास है। इस देश में हजारों कानून आज भी ऐसे हैं, इस देश के संविधान में हजारों आर्टिकल ऐसे हैं जो अंग्रेजों के दौर में बनी, अंग्रेजों के द्वारा बनी, और हमको ये रात बताया जा रहा है कि ये भारत का संविधान भारत के लोगों ने लिखा, 1926 में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन कोई नेता, कोई दानिश्वर, कोई पॉलिटिशियन, कोई पत्रकार आपको ये नहीं बताता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो भारत की आजादी का ड्राफ्ट था, जिसके तहत भारत की आजादी की बात हो रही थी, वो तो 1935 में जो एक्ट बना था, भारत का संविधान उसका 80% फोटोकॉपी है। लेकिन बार बार बताया जाता है कि देखिए साहब, संविधान हमारे लोगों ने बनाया। और दुख की बात यह है कि राजनीतिक स्वार्थ और सियासी महत्वाकांक्षाओं में आपको राजनीति करनी थी, आप राजनीति करते, सत्ता पे जाना था, सत्ता पे जाते, वहां तक तो जायज है। लेकिन आपने अपनी सत्ता पे जाने के लिए पूरी जनरेशंस को, पिछले 5-6 जनरेशन इस झूठ और फरेब की गुलाम रही, जिसकी वजह से इस देश के अंदर जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जिस सनातन संस्कृति से हमारी पहचान है, उनके लोगों को आज बौने लोग रूल कर रहे हैं। दुनिया में हर किस्म का यहाँ कोई आदमी आया, उसने हमें गुलाम बनाया। और जब हम तथाकथित तौर पे आजाद हुए, तो भी ये किसी ने नहीं बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी नहीं मिली। भारत के डॉक्यूमेंट में, नेशनल आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसपे लिखा हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली है। लेकिन हमारे देश में झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को, गुणगान होता है हमारे यहाँ, लेकिन ये सच बात नहीं बताते कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से पावर हमारे ट्रांसफर हुई थी और हमको डोमिनियन स्टेट मिला था। ये देश 2 हिस्सों में बटा था, एक का नाम पाकिस्तान है, एक का नाम भारत है। आजाद कोई भी नहीं हुआ। तीसरा झूठ, आपने
सर रेडक्लिफ का नाम सुना होगा, जिन्होंने इस देश की बाउंड्रीज का निर्धारण किया है। आप यकीन मानिए, आज की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिकंदर साहब क्या बोल रहे हैं और नेहरू जी क्या बोल के गए हैं, सब आपके हाथों में चेक कर सकते हैं। किसी को कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब भारत में झंडा फहराया जा रहा था, जब पाकिस्तान में झंडा फहराया जा रहा था, आपके देश की बाउंड्री फाइनल नहीं हुई थी। इस देश की बाउंड्री क्या है, पाकिस्तान की बाउंड्री क्या है, ये 17 अगस्त को फाइनल हुई है। और जिस रेडक्लिफ साहब को बुलाया गया कि भारत के बंटवारे में आप इसको बांटें, वो 3 महीने पहले आए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस काम के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आपको करना है। 3 महीने में जो पहली बार भारत आए और 15 दिन के बाद वो चले गए, उन्होंने इस देश की बाउंड्री बना दी। उसको आज हम बाउंड्री मानते हैं और वो बाउंड्री इंप्लीमेंट हुई जब दोनों मुल्कों ने अपने अपने आजादी के दिन बना लिए। ये बात नहीं बतानी चाहिए थी देश को, ये क्यों नहीं बताई देश के अंदर? संविधान के अंदर एक बड़ा फ्रॉड है जो मैं अभी कल भी झुंझुनू में बोल रहा था, वहां मंत्री भी बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के सामने ज्यादा बोलता हूं मैं, इसलिए कि उनको कान खुलने चाहिए उनके। वो भी इस देश में 2 बार सत्ता में आए हुए हैं और सत्ता में नहीं आए तो पिछले 70 साल से विपक्ष में हैं। उनके चाहे 2 MP रहे हो, लेकिन ये आवाज उनको भी उठानी चाहिए। ये बात मैं इसलिए पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई बैठा हो, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी। आज इसकी सत्ता है, कल उसकी सत्ता है, लेकिन ये समाज और राष्ट्र परमानेंट है। इन दोनों के लिए सच बात कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये पार्टी है तो हम उसका गुणगान करने लगते हैं, कल दूसरी पार्टी हम उसका गुणगान करने लगते हैं। हाँ, लेकिन अपने अंदर ये शक्ति पैदा कीजिए कि अगर इस सरकार ने कोई बड़ा काम किया है तो ताल ठोक कर उसकी तारीफ कीजिए, और अगर खराब काम किया है तो ताल ठोक कर उसकी बुराई कीजिए। ये नहीं हो सकता अच्छा हमारा, बुरा तुम्हारा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना, लागू भी हो गया, लेकिन इस देश को पहला जो फ्रॉड हुआ इस देश में कि जब संविधान सभा ने संविधान को पास कर दिया तो आप जो एक पन्ने पे कुछ लिखा तो साइड में ऊपर कुछ जगह बची थी, नीचे कुछ जगह बची थी। तो सबकी यह सहमति हुई कि अगर भारत के संविधान को, अगर उसके ऊपर भारत न लिखा हो तो ये ऐसा भी क्या हो सकता है कि जो भी उस संविधान को उठाए, उस संविधान को हाथ में लेते ही और जैसे ही पन्ना खोले उसको बगैर लिखे ये पता चल जाए कि ये भारत का संविधान। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम जो खाली जगह बची हुई है, ऊपर है, नीचे है, हर पन्ने पे बची हुई थी, उन्होंने कहा कि इसको भारत की संस्कृति जिसमें परिलक्षित होती हो, दिखाई देती हो, जिसका शैडो हमें नजर आता हो कि भारत की संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी, 5000 साल पहले हम क्या थे, उनको इस तस्वीरों से भरना चाहिए। लेकिन किसी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी सामाजिक संगठन में इतनी हिम्मत नहीं थी। 70 साल से, मैं भी 1965 में पैदा हुआ हूं और 89 से 25-26 साल से पत्रकारिता में। उस पूरी कमेटी ने बंगाल के एक बड़े आर्टिस्ट को बुलाया और भारत का संविधान जिस पे लिखा हुआ है वी द पीपल दैट इज भारत, वी द पीपल दैट इज भारत ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर भगवान रामचंद्र जी और सीता जी और हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई। उसी संविधान में कृष्ण की तस्वीर बनी हुई, उसी संविधान में गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर बनी हुई है, उसी में शिवाजी की तस्वीर बनी हुई है। जब उस वक्त के तथाकथित अल्ट्रा सेकुलर लोग, एक्सट्रीम सेकुलर लोग, एक्सट्रीम लिबरल लोग, न भारतीय जनता पार्टी पावर में थी, न आरएसएस के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की उस पूरी कमेटी में थे, जब उन सेकुलर लोगों ने वो संविधान बनाया और वो तमाम तस्वीरें उसमें डाली और उसकी पहली कॉपी भी जारी हो गई, तो इस देश को पूछना चाहिए कि ये किसका घोटाला है, किसके एजेंडे के तहत भारत के संविधान में उन तस्वीरों को अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक के चलते आपने उन तस्वीरों को निकाल दिया। वो कौन था, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मुमकिन नहीं है कि आपके घर में एक ऐसी तस्वीर लगी हो जिसे आप देखते हो, जिसे आपसे एहसास से कम तरीका एहसास होता हो, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आपको आता हो, आप उस तस्वीर को देख के कुंठित हो और आपके माँ बाप ये कहें कि इसको रोज देखो और बहादुर बनो, ये मुमकिन नहीं।
आप जब बहादुरों के साथ रहते हैं, बहादुर की बात सुनते हैं, बहादुरों को सुबह शाम महसूस करते हैं, तो आपके अंदर भी वो भाव पैदा होता है कि मैं भी सुभाष चंद्र बोस बनने वाला हूं, मैं भी वीर सावरकर बनना चाहता हूं, मैं भी शिवाजी बनना चाहता हूं। लेकिन हमारे देश में 70 सालों के अंदर जितने भी आपके बहादुर लीडर थे, जिन्होंने अकेले कुछ किया, उन तमाम लोगों की बहादुरी को इस देश के सत्ताधारियों ने, इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की यूनिवर्सिटीज ने उनको छुपा दिया। और जो दोनों लोग थे जो कंप्रोमाइज करके सत्ता पर बैठे, उनको महिमा मंडित करके इतना बड़ा कर दिया कि ऐसा लगता है कि उनसे कोई बड़ा था ही नहीं। लेकिन 70 साल में ये पोल खुल रही है कि इस देश में क्या क्या हुआ है।